ड्यूटी या टैक्स कम करने से रेवेन्यू बढ़ सकता है। देखिए ये तो पुरानी फंडामेंटल बात है। आप जब से लीजिए, जब 97.5% रेट होता था एक टाइम पे इनकम टैक्स पे, जब से लेके हम आज 25% आ गए कंपनीज के केस में, तो लेसर द टैक्स मोर वॉलंटरी कंप्लायंस एंड लेसर लीजिए। कॉस्ट ऑफ आपकी जो नॉन कंप्लायंस है बड़ी होनी चाहिए कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस से। कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस इतनी है, नॉन कंप्लायंस इतनी होगी तभी होगा, अदरवाइज उल्टा हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस जितनी होगी यानी कि टैक्स रेट इतने ज्यादा होंगे तो नेचुरली फिर चोरी होंगी। ये तो फंडामेंटल बात है। सरकार उस टारगेट को अचीव करने की तरफ ये कुछ कदम स्पेसिफिक ड्यूटीज में कुछ खास तौर पे ऐसा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल तो टैक्स रेट्स में ऐसा नहीं है ना कि इतने ज्यादा हैं कि उनकी वजह से टैक्स चोरी हो रही है। देखो, अब जीएसटी को लेकर ये लग रहा था कि सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन अभी भी जीएसटी में चोरियां इतनी बढ़ गई हैं जो आए दिन। वो तो जीएसटी काउंसिल के हाथ में है, वो तो बजट में है नहीं। देखिए, जो भी अभी हम एक फंडामेंटल बात कर रहे हैं कि जो जितना टैक्स रेट अब लग रहा था कि जीएसटी आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या कि वो 18% कई जगह ऐसा पड़ रहा है कि 18% का इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रहा। कई से कारण है, जैसे आज एक मैंने न्यूज पढ़ी कि कोल के ऊपर जीएसटी होने की वजह से 25,000 करोड़ एक्स्ट्रा भार इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स को पड़ रहा है, क्योंकि उनको इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रहा है इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को, और कोल के ऊपर फर्स्ट हैंड क्रेडिट, फर्स्ट हैंड चार्ज है। तो इस तरह की जो चीजें हैं जिससे कि एक्स्ट्रा भार जो पड़ता है, उसी वजह से जीएसटी की चोरियां हो रही हैं, शुरू हो रही हैं। तो मुझे लगता है उस प्रोसेस को दुरुस्त करना चाहिए। जहां जहां हो सकता है टैक्स को जितना मॉडरेट कर देंगे, उतना वॉलंटरी कंप्लायंस बढ़ेगी, उतना टैक्स का दायरा बढ़ेगा, नेट बढ़ेगा, वाइडर नेट होगा। क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है, जितना बड़ा वाइडर नेट होगा, आप कितना रेट कम कर दो, अगर नेट बढ़ जाएगा तो सारा कॉम्पेंसेट हो जाएगा। जितना टैक्स बढ़ा दोगे नेट छोटा हो जाएगा, नेट छोटा होते ही टैक्स जो है वो ज्यादा लोग उसके दायरे में आए, उसके दायरे में आए, उससे बढ़ाया जाए, बजाय इसके कि जो लोग दायरे में हैं उन्हीं उनसे ज्यादा लिया जाए। पर वो ये हमेशा से यही सवाल रहा है और हमेशा से यही दिक्कत भी रही है। कुछ महिलाओं के साथ दिवाकर मुझे दिख रहे हैं। दिवाकर, महिलाओं को अलग से खास उम्मीद रहती है बजट से हर बार, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसा रहता है। पहले तो टैक्स रेट ही अलग हुआ करते थे, अभी क्या उम्मीद है दिवाकर? जी किशोर, मैं कुछ महिलाओं से ही बात कर लेता हूं कि आखिर उन्हें आज वित्त मंत्री से क्या उम्मीद है। आप बताइए कि आज वित्त मंत्री से क्या उम्मीद कर रहे हैं, किस छूट की रियायत छूट की उम्मीद कर रही हैं आप? मेडिकल एक्सपेंसेस में कम हो सकता है, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल बिकॉज ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड जो भी हुआ है उसमें अगर हम देखेंगे तो मेडिकल एक्सपेंसेस जो भी है नॉर्मल रेंजेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर उसमें कम होगा तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर मोस्ट कॉमन पीपल। आप क्या चाहती हैं, आज वित्त मंत्री से क्या छूट की उम्मीद कर रही हैं आप? वही मेडिकल का ही मैं भी बोलती हूँ, ये थोड़ा तो भी छूट होना चाहिए उसमें। आप बताइए मैम, क्या उम्मीद कर रही हैं? अभी आजकल अभी ऑयल किचन का देखा जाए तो ऑयल्स में या ग्रोसरीज में भी बहुत बड़ा दिया है एकदम सा। ऑयल में तो ये फॉर्च्यून ऑयल 100 रुपीज़ का था तो 140 कर दिया एकदम सा, तो इसमें भी बहुत दिक्कत हो रही है। तो किचन के इसमें भी आप कम करने की कोशिश कीजिए। आप बताइए। किचन बजट को लेकर तो हर बार उम्मीदें आती थी, लेकिन शाहनवाज जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी सर, पहली बार ये सुनने में आ रहा है और ये कोरोना काल का ही असर है कि लोग कह रहे हैं कि भाई मेडिकल एक्सपेंसेस कम होने चाहिए। मतलब ये प्रायोरिटी लिस्ट में होता था लोगों के, लेकिन इतना ऊपर नहीं होता था। मेडिकल एक्सपेंसेस अब लोगों को साफ दिख रहा है। नहीं, ये सही है कि कोरोना काल में जो मेडिकल एक्सपेंसेस है उसका एक बड़ा रोल आया है। और आप जानते हैं कि हमारी सरकार ने आयुष्मान भारत इसीलिए तो हम लेकर आए। कई स्टेट में जैसे जम्मू कश्मीर में तो पूरा ही कवर दिया है। और जो स्कीम हमने चलाई है, लोग ओबामा केयर के बारे में बात करते थे, तो जो गरीब आदमी है अगर उसको वो बीमार है और उसको हार्ट, किडनी या कोई बड़ा ऑपरेशन भी करना है तो आज वो जाता है, उसके पास कार्ड है मोदी जी का दिया हुआ, वो जाता है और उसके मन में एक विश्वास है कि अगर मेरा बेटा, मेरा भाई कोई फिक्र नहीं करेगा तो मेरा बड़ा बेटा नरेंद्र मोदी मेरी फिक्र करेगा। वो कार्ड हाथ में। तो मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए चिंता होगी, लेकिन जो लोग सक्षम हैं उनके लिए एक अलग इंतजाम है। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको तो इतनी बड़ी स्कीम भारत ने दी है कि दुनिया में ऐसी कोई स्कीम, किशोर जी, इसकी तुलना में कोई स्कीम ही नहीं हो सकती। इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़े पैमाने पर उसको कवर किया गया है, तो वो मेडिकल एक्सपेंसेस में बहुत से लोगों को उसमें राहत है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए भी एक CGHS का एक अलग से उनको भी कवर है ही। जो गरीब आदमी हैं उनको भी कवर है।
तो इसलिए मेडिकल एक्सपेंसेस को लेकर बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोदी है तो कोई दिक्कत नहीं। अलका लामा जी हमारे साथ कांग्रेस से। अलका जी इस पर कुछ कहना चाह रही हैं? जी अलका जी, जब आयुष्मान भारत है तो वो मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए तो है। किशोर जी, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है जिस पर बात की जाए। बजट आने वाला गंभीर मुद्दा है और मैं आपको फिर कहूंगी ये जो अच्छे मैं फिर कहूंगा आपको बीच में टोकते हुए कि इसी पे राजनीति होनी चाहिए, बजट पे ही राजनीति होनी चाहिए। तो करने दीजिए ना, मुझे टोकिए मत। ये अच्छे दिनों की जो ट्रेन है ना 7 साल के विलंब से चल रही है। उम्मीद करते हैं कि ये बजट आपदा में बहुत लोगों के लिए अवसर लेकर आएगा। 2 गृहिणियों को आपने सुना, एक ने का जो सोयाबीन तेल था 100 से 140 पहुंच गया है। एक ने का मेडिकल एक्सपेंसेस, ये बहुत गरीब या सरकारी कर्मचारी की बात नहीं हो रही जिसकी बात शाहनवाजी कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो टैक्स पेयर करते हैं, मध्यम वर्गीय है, जिन्हें मार पड़ रही है तेल से लेकर पेट्रोल डीजल से लेकर घर के गैस के सिलेंडर तक, और उनके लिए इलाज के लिए कोई सुविधा नहीं है। उन्हें जाना है और पैसा देना है और उससे अच्छा खर्च हो रहा है, ये उन्हें मान लेना चाहिए। और इस बजट में को आप मार्च में आता था, फरवरी में कर दिया, क्या बदला? कुछ नहीं बदला। अब आप कागज से टैप पर ले आइए, इसी से अगर आपको खुश होना तो आप हो जाइए, मैं इनको ये कह रही हूँ। लेकिन इस समय पर ये बजट बहुत महत्वपूर्ण है, किसानों की नजर है। किसान जो लीडर है उन्होंने कहा है कि जो हमें 6,000 रुपया मिलता है सालाना, उससे कुछ नहीं हो रहा, उसे कम से कम 20,000 रुपया साल, 24,000 रुपया सालाना करना चाहिए। अच्छा। तो उम्मीद करते हैं ये सरकार इन सबको, गृहिणियों को, किसानों को, मध्यम वर्गीयों को सुनेगी और इस बजट से उम्मीद है आपदा में अवसर बने। लेकिन ये अवसर पूंजीपतियों के लिए बंद करना है, ये अब हमें नजर गड़ानी है इस बजट के ऊपर। और इसके लिए पैसा कहाँ से जुटाया जाए आपकी नजर में अलका जी? ये तो जो सरकार में बैठे हैं, जो संसाधन है, जो अपने खर्च से 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, 8,500 करोड़ का हवाई जहाज का, तो खर्चे कम करिए, आमदनियों को आपको बढ़ाना है। आपने सारा एक कर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राजनीति होनी चाहिए अलका जी, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये तो बता रही हैं कि खर्चा कहाँ करना है। आप कह रही हैं जो खर्चा, पैसा कहाँ से जुटाना है वो सरकार देखे, खर्चा कहाँ से करना है वो हम बताएंगे। मुझे तो खर्च करना है और खर्च करने के लिए मुझे मेरी जेब में पैसा चाहिए। क्या ये बजट आम जन की जेब में पैसा डाल रहा है या पैसा निकाल कर पूंजीपतियों के जेब में डालेगा? ये बजट के बाद में बात करूंगी ना आपसे। अभी कैसे बताऊं, मुझे तो पैसा चाहिए। 135 करोड़ के देश को पैसा चाहिए। जी शाहनवाज जब मेरी जेब में पैसा आएगा तो ये अर्थव्यवस्था का। जी शाहनवाज जी, हाँ आप सुन लें अलका जी, शाहनवाज जी का जवाब सुन लें। जी शाहनवाज जी, देखिए अलका जी ने शुरू में कहा कि राजनीति नहीं करना इससे, और राजनीति पे आ गई। उन्होंने अपने तरफ से बता भी दिया और अभी से आलोचनात्मक स्वर पैदा किया। तो मुझे मालूम है कि हम दिन कहेंगे तो अलका जी की पार्टी उसको रात कहेगी। तो पहले से स्क्रिप्ट तैयार है कांग्रेस का। तो कांग्रेस राजनीतिक मंच हमें इस चैनल ने दिया है। मैं आपसे नहीं, तो राजनीति तो है, आप सामाजिक क्षेत्र में रही हैं लेकिन राजनीति तो कर रही हैं अलका जी। आप कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल के प्रवक्ता के नाते ही तो आप टेलीविजन पे आई हैं। क्या इस बजट में वो तेल का जो कर रही है, चिंता कर रही है, क्या वो बजट में तेल आएगा? आप बताइए। आप तो सत्ता में ये पिटीशन हो रहा है अलका जी, मैं जवाब दे देता हूँ। जी मैं जवाब। जी एक मिनट अलका जी जवाब दे देते हैं। कह रहा हूँ कि जब बजट की, देखिए जब अलका जी का मैंने सवाल सुना और खामोशी से सुना, मैं वही कह रहा हूँ कि जब बजट होता है तो उससे बहुत उम्मीदें होती हैं। हम भी विपक्ष में रहे हैं, मैं तो 15 साल पार्लियामेंट में बैठकर हमने बजट 5 साल साथ में पढ़ा होगा, 10 साल बजट जो है हमने सुना है। तो उम्मीदें रहती हैं, जो भी सांसद होते हैं उनको लगता है हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे राज्य में क्या हो रहा है और क्या आने वाला है। तो उससे पहले आलोचनात्मक स्वर रखना सही नहीं है। उम्मीद कीजिए, इंतज़ार कीजिए और इस बात की शाबाशी दीजिए कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो गई कोरोना काल में और भारत सक्षम रहा। भारत के लोगों ने, भारत की सरकार ने जिस तरह कोरोना काल में भी इकोनॉमी को बचा के रखा, उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हुई है। और अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बजट आपकी भी उम्मीदों पर खड़ा उतरेगा। आप पहले नाउम्मीद क्यों हो रहे हैं? आप नाउम्मीद मत होइए, आप उम्मीद रखिए, अपेक्षा रखिए, जरूर आपकी अपेक्षा पर भी बजट खरा उतरेगा। हम ऐसी अपेक्षा करते हैं। क्या मैं रोक रहा हूँ आपको। रामगोपाल यादव जी उधर संसद में क्या बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। मरों को मारती है, बड़ों को बढ़ाती है, तो वही इसमें होगा। भाई करोड़ों लोग जो घर बैठ गए, सारे छोटे मोटे उद्योग बंद हो गए,
बड़े भी बंद हो गए कुछ, तो उन लोगों को जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, जिनको दूध नहीं मिल पा रहा है, जिनको सूखी रोटी खाना भी मुश्किल है, जो आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए इस बजट में कि प्रति माह उनको जब तक फिर से अपने बहाल न हो जाए, पहुंच न जाए वहाँ, तब तक उनके लिए रोजी रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी। दुनिया के दूसरे देश कर रहे हैं, ये देखना कुछ नहीं करेंगे। जीवन सबसे पहले होता है, बाद की चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। प्रायोरिटी हमें तय करनी होगी कि हमें व्यक्तियों का जीवन बचाना है या लग्जरी आइटम्स में खर्च करना है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द बजट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। शाहनवाज जी, रामगोपाल यादव जी का भी कहना है कि ये देखना ये कुछ नहीं करेंगे। देखिए, दुर्भाग्य ये है कि जो आज का विपक्ष है वो निगेटिव नोट से ही शुरू होता है। इनको कोई उम्मीद होती नहीं है। इन्होंने मन बना लिया है कि अगर मान लीजिए इनसे पूछा जाए, जैसे आपने अलका जी से पूछा क्या क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा सरकार को करना है। तो आप बता दीजिए ना, पहले से डाल दीजिए कि हम ये चाहते हैं, ये चाहते हैं। आप जो विपक्ष में लोग होते हैं, आज तक विपक्ष का दर्जा किसी पार्टी को नहीं है, तो वो उम्मीद करते हैं कि ऐसा बजट होना चाहिए। आपने किसी का ट्वीट देखा है या किसी का प्रस्ताव देखा है? सिर्फ आलोचना करना, तो आलोचना करते रहेंगे। अब हम लोग आलोचना, हमें कोई फर्क भी नहीं डालता। हमें तो इस देश में 130 करोड़ लोगों की खिदमत करनी है, सेवा करना है, नर सेवा नारायण सेवा करना है, ये मानकर काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री लेकिन देश के लोगों के दिल में बसते हैं, उनके लिए काम करेंगे। और जो हमारा, देखिए, जो हमारे पास साधन है उसी में कार्य करेंगे। आप बोलें तो वो प्रवचन है, मैं बोलूं तो भाषण है। देने की बात करिए, बजट की बात हो रही है, चुनावी मंच का भाषण नहीं है। कौन किसके दिल में अच्छा, नहीं, बजट लोगों आप तो चुनावी भाषण नहीं कर रही हैं। नहीं, पर बजट, देखिए, बजट तो अभी निर्मला जी सुनाएंगी। बजट के लिए तो उनका इंतजार करना पड़ेगा। हम सिर्फ एक प्रायोरिटीज की बात कर रहे हैं, प्रायोरिटीज की बात कर रहे हैं। पब्लिक जो है वो क्या बोल रही है? चलिए, आप शाहनवाज जी, आप अलका जी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, विपक्ष से हैं, लेकिन एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं, पब्लिक क्या बोल रही है, उनके सवाल ले लेते हैं एक करके आपसे। अश्विनी जी, आपका सवाल शाहनवाज जी से। देखिए, बिना टैक्स का बोझ बढ़ाए किस तरह से आप इंफ्रास्ट्रक्चर रिवोल्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट का रिवोल्यूशन इस कंट्री में ला सकते हैं, उसके बिना हमारी इकोनॉमी को सस्टेन करना मुश्किल है। चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें आप कर लीजिए, वो कैसे करने वाले हैं, बस हमें ये जानना है। तो उसके लिए तो वो बोलेंगे बजट स्पीच का इंतजार कीजिए। तो आप कुछ बता सकते हैं कि कैसे आप सोर्सेज इकट्ठे, नॉन टैक्स सोर्सेज क्या हो सकते हैं? टैक्स बढ़ाए बिना कैसे तो चर्चा हो गई ना पहले। अभी जब इन्होंने बात की थी तो ये चर्चा हुई कि डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया को बढ़ाना है, हमारे संसाधन जो हैं उसी का सदुपयोग करते हुए देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है। ये तो अभी अलका जी के जुड़ने से पहले ही आपने कहा और मैंने उस पर रिस्पॉन्ड किया था। तो ये सही है कि हमारे पास आफ्टर कोरोना ये पहला बजट है, और कोरोना काल में ही आत्मनिर्भर भारत कैसे हो, कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़े, कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया को आगे बढ़ाया जाए, इस पर जोर दिया गया है जी। तो हमने ऐसा नहीं है कि हमने बजट का इंतजार किया है, बजट से पहले भी नहीं। अभी महिलाओं को हमने सुना, महिलाएं कह रही थी किचन का बजट दिवाकर, और क्या कह रही है महिलाएं? जी बिल्कुल किशोर, मैं कुछ और महिलाओं से बात करता हूँ। आप बताइए कि आप क्या उम्मीद कर रही हैं आज वित्त मंत्री से? पहले तो यह है कि पैंडेमिक की वजह से सारे लोग बहुत तकलीफ में हैं। अगर हम सेंसस देखेंगे तो वुमेन्स का बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है। तो यही अपील है कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, क्योंकि हमारी लाइफ फिर से नॉर्मल हो सके। आप बताइए मैम। मेरे हिसाब से जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, आज हम लोग टीचर्स होने के बाद हम लोग जो ऑनलाइन टीचिंग होती है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू होती है। तो उसका अगर प्राइस कम किया जाएगा तो काफ़ी बच्चों को एजुकेशन मिलेगा, स्पेशली गर्ल्स को। यहाँ पे गर्ल्स को चांस नहीं दिया जाता है, बॉयज़ को बिठाया जाता है एजुकेशन के लिए। तो यहाँ गर्ल्स को चांस मिल सकता है एजुकेशन होने के लिए। कई सारी उम्मीदें हैं किशोर, कुछ और लोगों से बात करते हैं हम। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या उम्मीद कर रही हैं वित्त मंत्री जी से? पेट्रोल और डीजल का जो भाव बढ़ाया है वो 100 क्रॉस होके महाराष्ट्र में तो मतलब सब जगह अलग अलग है, दिल्ली में अलग है, महाराष्ट्र में तो रेट कम से कम आम आदमी को परवड़े वैसा रखना चाहिए ना रेट। पेट्रोल, सिलेंडर के भी दाम बढ़े हुए हैं, क्या उम्मीद कर रही हैं? सिलेंडर के भी दाम बढ़े हैं और उसका भी बस बढ़ते ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं है। और प्लस लोगों के पास उतना इनकम सोर्स नहीं है, तो बस उसी में खर्चा करे तो बाकी कैसे होगा।
और रहा सवाल अगर सब ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, ऑनलाइन है, तो उसके लिए रिचार्ज के लिए भी जो भी कंपनीज है उन्होंने भी अपना रिचार्ज का थोड़ा पैसा कम करना चाहिए, ताकि लोगों को एजुकेशन मिले और जो भी है उन लोगों को सोर्स ऑफ मतलब जो भी है स्टडीज के लिए यूज हो जाएगा उनको। कुछ छूट की उम्मीद पूरी तरह से कर रहे हैं। जी, ये मुंबई की आवाज़ सुनी आपने शाहनवाज जी। दिल्ली से भी एक दो आवाज़ें ले लेते हैं। जी दीपक, लोग क्या बोल रहे हैं, शाहनवाज जी से क्या बोलना चाह रहे हैं? आप क्या बात करना चाहते हैं? सरकार से क्या उम्मीद है कि क्या रहे इस बार? सर, सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं कि जैसे कोरोना काल आया तो काफ़ी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, बिजनेस सबके खत्म हो गए, रियल स्टेट बिल्कुल खत्म ही हो गया था। हम चाहते हैं कि एक मिडिल क्लास लोग हैं रियल स्टेट के साथ से कुछ ऐसा बजट लेके आए जिसमें लोन में कुछ बेनिफिट्स हों जो छोटे लोग, मतलब जो गरीब तबके के इंसान है, और सभी के लिए हम चाहते हैं कि बजट सरकार इस बार ऐसा लेके आए जिस सभी को बेनिफिट्स हों। जैसे कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहे, काफ़ी सारे टैक्सेस बढ़ा दिए हैं जिस वजह से एक मिडिल क्लास लोग अपना घर भी नहीं खरीद पाते। तो हम चाहते हैं इस बार सरकार से कोई ऐसा बजट लेगा जिससे सभी को फायदा हो। और आप तो व्यापारी, आपको क्या उम्मीद है? हमें ये सर बोलेंगे, आप बताइए। देखिए, हमें तो बहुत उम्मीद है सरकार से, क्योंकि इस साल स्पेशल इस बार कोरोना की वजह से इस वेले नोटबंदी हुई, व्यापार लगभग काफ़ी मिडिल क्लास का ना खत्म हो चुका है। व्यापार ऊपर हाई क्लास या ई कॉमर्स को जा रहा है, और हिंदुस्तान का इतिहास ही है कि यहाँ पर मिडिल क्लास के व्यापारी ज़्यादा हैं। 96% आज भी बाई मैन पावर वाले व्यापारी हैं, 4% है जो ई मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। तो सरकार को सोचना अवश्य पड़ेगा कि 96% का ये दाह संस्कार हो जाएगा अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया। और मैं आपको इस चैनल से बहुत बढ़िया आपको बता दूं, अगर सरकार नहीं मानी, जैसे किसानों से हमारे भाई जैसे बैठे हैं, ऐसे अब व्यापारी भाई भी बहुत अवेयर हो गए सरकार के खिलाफ। अपनी ऐलान करना चाहता हूं कि अपनी हम पार्टी बना सकते हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था भी हम ही ने चलानी है, हम ही ने देश को चलाना है। किसान आंदोलन है, चिट्टा आंदोलन को कंट्रोल करने के अर्थशास्त्री जो होते हैं, हम लोग अर्थशास्त्री, हम रीढ़ की हड्डी, हम व्यापारी, हम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स से सरकार चलती है, और आम आदमी परेशान हो रहा है, दुनिया परेशान हो रही है। सरकार की पॉलिसियाँ बहुत अच्छी हैं, इस बार देश में विदेशों में हमारा बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन अगर हमारा हिंदुस्तान का आम आदमी, आम व्यापारी अगर खत्म हो रहा है तो उस पर कौन ध्यान देगा? ये व्यापार को